नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हमारा शरीर जैसे बीमार पड़ सकता है उसी तरह दिमाग भी रोगी हो सकता है। इस स्थिति को मनोरोग कहा जाता है, जिस पर आज हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं और इसका असर उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। देखा गया है कि हर चौथे इंसान को कभी ना कभी मानसिक रोग होता है। दुनिया भर में इस रोग की सबसे बड़ी वजह है निराशा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानसिक रोग के शिकार बहुत से लोग इलाज करवाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में ना जाने क्या सोचेंगे। कई बार तनाव बहुत छोटी वजह से भी हो सकता है। भारत में तनाव एक चिंताजनक कारण बनता जा रहा है। 35 से 49 साल की उम्र वाले 89% भारतीय तनावग्रस्त हैं, जबकि 21वीं शताब्दी में वयस्क होने वाले 87% युवा तनाव का शिकार हैं। 50 से अधिक उम्र वाले 64% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज इसी समस्या पर हम बात करने के लिए विशेषज्ञ से बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और मशहूर साइकियाट्रिस्ट जो हैं डॉक्टर तरुण निगम हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि कैसे विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और ये बदलाव आपकी मनोचिकित्सकीय समस्या को दूर करता है। तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर कार्यक्रम के दौरान लगातार फ्लैश होते रहेंगे। आपको एक बार नंबर प्लेट हम दिखा देते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। और इस समस्या से जुड़ी अगर कोई भी समस्या से आप दो चार हैं, जूझ रहे हैं किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से, मनोविकार से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, तो आप सीधा इस कार्यक्रम के जरिए अपनी उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। समस्या है जिसका कोई एक कारण नहीं हो सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, प्रकार भी इसके अलग अलग सामने आते हैं और इसे अक्सर जो है शुरुआती लक्षणों में पहचानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि समस्या इतने ज़्यादा विकराल रूप या गंभीर रूप धारण कर लेती है कि उसे कंट्रोल करने में बहुत वक्त निकल जाता है, या कई बार वक्त ही कह सकते हैं कि हाथ से निकल जाता है और जो पेशेंट होता है वो पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठता है। अक्सर इस तरह के मामले जो हैं सामने कई बार आ चुके हैं। तो ये समस्या जितनी गंभीर है उससे ज़्यादा चिंताजनक ये बात हो जाती है कि इसका पता लगाना जो है वो भी बेहद मुश्किल हो जाता है। हम कई बार अपने आसपास के माहौल को नहीं समझ पाते हैं, उस माहौल के हिसाब से जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनकी मनोअवस्था को हम नहीं समझ पाते हैं और यही चीज़ जो होती है वो कई कारणों, कई गंभीर परिस्थितियों को जन्म देती है। तो हमारे साथ डॉक्टर तरुण निगम जुड़े हुए हैं, जो कि मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका तरुण निगम जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ये बेहद कह सकते हैं कि एक गंभीर विषय है, क्योंकि मानसिक रोग जो हैं अक्सर लोग इसका पता लगाने में ही चूक जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप जो है इस तरह के कई रोगियों से मिले भी होंगे, तो अक्सर आप किस तरह के रोगियों को देखते हैं कि समस्या में कौन सी कॉमन पाई जाती है और किस प्रकार की समस्या से वो जूझ रहे होते हैं, और ये मानसिक विकार जो है ये किस प्रकार से शुरू होते हैं? जी, खबर फास्ट न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गंभीर और चिंताजनक रोग के बारे में, इस बारे में अवेयरनेस फैला सकूं। आवाज रिवर्बरेट कर रही है। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको डॉक्टर। आवाज आ रही है? जी जी, हम बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। ठीक है। तो देखिए, मनोरोग के बारे में पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में एक लोगों को पता नहीं है जी, भ्रांतियां बहुत सारी हैं और इसके कारण लोग इन डॉक्टर्स के पास जाना है कि किसके पास जाना है ये जान नहीं पाते हैं। तो जो मनोरोग होते हैं ये भी जैसे हमारे शरीर में कोई दिक्कत है तो वो शरीर में हमारे तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। और जैसे पैर टूट गया है तो हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, अगर हमारे हार्ट में दिक्कत है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आंखों में दिक्कत है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। जी, लेकिन अगर हमारे मन में दिक्कत है तो हम ये जान नहीं पाते कि मन में दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि ये मन ही है जो कि ये बताता है कि हमें बीमारी है। अगर ये मन ही बीमार है
तो हमें बताने वाला जो ऑर्गन है वही बीमार है, तो वो कैसे बताएगा? तो इसमें जो रोल अहम हो जाता है वो हमारे ही फैमिली मेंबर्स का हो जाता है कि वो हमारे नेचर को देखें या हमारे व्यवहार में होने वाले बदलावों को देखें और वो हमें अवेयर कराएं कि नहीं ये दिक्कत है। या कभी कभी पेशेंट खुद महसूस करता है कि उसको डिप्रेशन है, लेकिन ड्यू टू स्टिग्मा, यानी कि जो समाज में उसको उसके प्रति एक हीन भावना है, अगर कोई मानसिक रोग से ग्रसित है तो उसको जिस नजरिए से देखा जाता है जी। तो वो छुआछूत जैसा हो जाता है। तो उस कारण से भी लोग इलाज के लिए जा नहीं पाते हैं या इलाज के लिए अपने को आगे नहीं ला पाते हैं। तो इस कारण से ये बीमारी अनडिटेक्टेड रह जाती है और आगे जाकर के विकराल रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये इसके कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण किस तरह से दिखाई देते हैं? देखिए, मनोरोग में तो 300 प्रकार से ज्यादा की बीमारियां हैं जो WHO की हमारी किताब है, ICD गाइडलाइंस है, उसमें हमने पढ़ते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोसिस या पागलपन जो है वो कुछ ही बीमारियों में से है। बाकी डिप्रेशन है, एंजाइटी है और बचपन में होने वाली बीमारियां हैं जो मनोरोग की लक्षणों में आती हैं। और क्रोध करना, अत्यधिक गुस्सा करना, जी। नशा करना, नींद ना आना, है ना, और ईटिंग डिसऑर्डर है, OCD है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका अलग अलग पद्धति से इलाज होता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम आज बात करें तो हम जो सबसे बड़ी बीमारी है जिससे कि पूरी जनता जूझ रही है, जिससे सोसाइटी लड़ रही है, वो है डिप्रेशन। तो मैं चाहूंगा मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर करूं। जी। तो आप आए दिन देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि कहीं कोई सुसाइड कर लेता है। पेपर का 3rd या 4th पन्ना जो है इन्हीं किस्सों से भरा रहता है कि कोई मर गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई ट्रेन से कट गया। तो एक बहुत ही बड़ा लॉस है ये कंट्री का, एक प्रोडक्टिव एज ग्रुप का व्यक्ति जो कि आगे जाकर के कंट्रीब्यूट करता सोसाइटी को, पैसा कमाता, लाइफ में आगे कुछ करता, वो बड़ी जल्दी की इस दुनिया से चला जाता है, वो भी खुद से अपनी जान दे करके। तो डिप्रेशन एक बीमारी है जिसके कि 3 कारण होते हैं। एक होता है जेनेटिक कारण, दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंटल कारण, और तीसरा होता है आपका व्यक्तित्व। इसको बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो जो बायोलॉजिकल कॉज है यानी जेनेटिक है, जो हमारे जीन्स पे मिला है, तो ये बीमारियां जीन्स में रन करती हैं, ये फैमिली में रन करती हैं। तो डिप्रेशन है अगर पेरेंट्स में या मदर में या फादर में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों में वो जीन्स ट्रांसफर हो, जो कि जब स्ट्रेस पड़ता है, जब इन्वायरमेंट में आने वाले तनाव उन उन बीमारियों को, उन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनसे कि ये बीमारी लक्षण आ जाते हैं बाहर। तो जीन्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्वायरमेंट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, होने वाले लाइफ में स्ट्रेस को हम अब कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज है वो हमारा व्यक्तित्व है। अपने व्यक्तित्व को ही हम अगर स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, तो हम थोड़ा बहुत अपनी बीमारी को मॉडिफाई कर सकते हैं और होने वाले आने वाली स्ट्रेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जीन्स है, इन्वायरमेंट है और पर्सनालिटी है, इन तीनों पे हमें काम करना है। दूसरा, ये जो बीमारियां होती हैं इसमें आजकल जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, जो लोगों के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दोनों इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, तो लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, अकेलापन बहुत ज्यादा है, लोग इसी से स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं। इसी चीजों को दूर करने के लिए या तो बच्चे बचपन से ही मोबाइल में लग जाएंगे, गेमिंग एडिक्शन हो जाता है। आए दिन पेशेंट्स आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं परेशान कि बच्चा अब सुन नहीं रहा है, बिहेवियर बहुत खराब है, एग्रेसिव हो जाता है, अगर किसी बात के लिए रोको टोको, मना करो तो बहुत ज्यादा अब्यूज कर देता है, फिर बाद में रोता है या वो बोलता है कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, या सेल्फ हार्म करेंगे, नस काटेंगे, गोलियां खाएंगे, फिर नींद नहीं आ रही है बचपन से और निगेटिव फील कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो जाना, प्यार हो जा रहा है, और अगर घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं ये एज नहीं है इस चीज की, या ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाना, पेरेंट्स की बात ना मानना। तो ये सारी चीजें, जैसे बच्चा छोटा होता है तो तब तक तो पेरेंट्स के साथ होता है, पेरेंट्स की बात मानता है,
उन्हीं से प्यार पा रहा होता है, उन्हीं के लिए वो सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे उस बड़ा होता है तो वो अपनी उसकी नीड्स हो जाती हैं, उसको घर से बाहर जाना होता है, पीयर्स के साथ एसोसिएट होना होता है। पीयर प्रेशर में भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। कभी चाइल्डहुड में बुली हो रहा होता है, स्कूल में बुलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो वो सब फेस कर रहा होता है। तो वहां पे हमें बच्चों से बात करनी होती है, हमें जानना चाहिए कि वो क्या फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और अगर कोई चीज उनको बदर कर रही है तो पेरेंट्स का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं आजकल, सिंगल पेरेंट ज्यादा मिल रहे हैं, या दोनों वर्किंग है तो टाइम ही नहीं है, या फादर कहीं और है, मदर कहीं और है, तो बच्चों को कोई फादर फिगर नहीं मिल रहा है या मदर नहीं मिल रही है। कारण यहाँ जैसे आप बता रहे हैं कि कोई भी कारण हो सकता है, और अनेकों कारण आज के दौर में जो है हम देख पा रहे हैं कि इसके हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक इसकी स्टेज है, जो स्थिति बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि गंभीर हो जाती है, वो कौन सी होती है और कैसे उससे निपटा जा सकता है या कैसे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो सबसे गंभीर सोच होती है वो होती है जब पेशेंट ये फील करे कि वो होपलेस है, वो हेल्पलेस है, और वो गिल्ट में आ जाए कि उसने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, वो वर्थलेस है ना। इसको कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि पेशेंट अगर फंस गया तो ऑटोमेटिकली उसके निगेटिव थॉट्स आते जाएंगे जो सुसाइड की तरफ प्रोग्रेस करा देंगे। तो अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं बहुत होपलेस हो जाता हूँ, या मैं अपनी लाइफ में मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो और वो मुझे मरने के विचार आते हैं, तो हमें उसी समय उससे बात करनी चाहिए। और अगर लगे कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये एक लास्ट चांस होता है जो पेशेंट ट्राई करता है बोलने के लिए, अपनी मेंटल स्थिति बताने के लिए। फिर वो कभी हो सकता है कि ना बताए और डायरेक्टली वो ऐसा कुछ बड़ा कदम उठा ले। तो उसको इग्नोर ना करें, या उसको ये ना बोले कि नहीं तुम ज्यादा सोचो मत, या ये बेकार का विचार है, चलो चीयर अप हो जाओ। नहीं, उसकी बात प्रॉपरली सुने और उसको गंभीरता से लें। और जैसे अगर मैं ये जानना चाह रही थी कि जो लक्षण हैं वो किस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर केसों में देखा गया है कि ऐसे लोग सुसाइड कर गए जिन्हें एक दिन पहले तक लोगों ने हंसते खेलते देखा, सामान्य रूप से वो जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, इसमें लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन के जो है मुख्यतः 9 लक्षण है। उसमें है लो मूड, यानी कि मन उदास रहना, ज्यादातर समय किसी काम में मन न लगना, कोई चीज अच्छी ना लगना। ये 2 सिम्टम्स में से एक तो होना आवश्यक है ही, अगर डिप्रेशन हम डायग्नोज करना चाहते हैं। अब हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन है, तो मन उदास रहे या किसी काम में मन न लगे, जो चीज पहले अच्छी लगती थी, बच्चे के साथ खेलना, एंजॉय करना, हॉबीज, ये सब छूट जाती हैं। तीसरा होता है नींद में डिस्टरबेंस होना, देर से आना या बीच में खुल जाना बार बार, या सुबह जल्दी उठ जाना। और चौथा है भूख में कमी, अगर शरीर में वेट लॉस हो रहा है, भूख कम लग रही है, खाना स्वाद नहीं आ रहा है, चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, पहनना कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, नहाना धोना अच्छा नहीं लग रहा है, पड़े रहने का मन करता है, सुबह उठते हैं तो बहुत बुरा लगता है। 4 पॉइंट्स हो गए। 5वां है कि एनर्जी ना फील करना। तो बहुत सारे लोग एनर्जी ना फील होने के कारण उठ नहीं पाते हैं, या वो अपने काम पे नहीं जा पाते हैं, या फिर वो जाते हैं तो अपने आप को धकेलना पड़ता है उनको, अंदर से बोलेंगे कि मुझे इच्छा नहीं लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। छठा है कि होपलेस हो जाए, हेल्पलेस फील करें, दिमाग काम ना करे, डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाए, कंसंट्रेशन पुअर हो जाए, मेमोरी लॉस होने लगे जी। और फिर सुसाइडल थॉट्स आने लगे, या सुसाइडल फीलिंग होने लगे, डेथ विशेस होने लगे, अगर मन में कि ये विचार है कि मरे। ये इनमें से सिर्फ 5 लक्षण अगर है तो आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, और अगर ये इनमें से ज्यादा और लक्षण दिख रहे हैं तो ये सीवियरिटी। डॉक्टर साहब, आगे के जो लक्षण है उस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा जैन जुड़ी हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका सीमा जी। बताएं मध्य प्रदेश में कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या समस्या है? हेलो जी सीमा जी। हाँ जी, मेरा बेटा का है 18 इयर्स का जी। उसके बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ रहे हैं, तो वो उसके कारण बहुत टेंशन में रहने लगा है। अच्छा, और ये कितने वक्त से है? ये करीब 6 मंथ से। डॉक्टर साहब जी, पेशेंट के बारे में थोड़ा बताइए, क्या करता है वो? वो 12th क्लास में पढ़ता है। 12th क्लास में पढ़ता है। PCM है उसका। हाँ, फैमिली हिस्ट्री है, मतलब फैमिली में कोई है जिसके बाल जल्दी उम्र में झड़ गए हो, या अब इस एज में बाल हो?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ना अभी मामा लोग है हैं। 47 ईयर्स की, 48 ईयर्स की, तो मेरे थोड़े बाल कम हैं आगे से। हाँ। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, स्ट्रेस जो लेता है इंसान, उसके इसके कारण जो जो हेयर की ग्रोथ फॉलिकल है, वो उसका जो साइकिल होता है, कभी कभी वो उसका ग्रोथ साइकिल कम हो जाता है और बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। देखा गया है टाइफाइड के बाद, किसी बड़ी बीमारी के बाद, या प्रेगनेंसी के बाद, या स्ट्रेस के बाद लोगों के 2-3 महीने बाद बाल झड़ने लगते हैं इकट्ठा, बहुत ज्यादा। लेकिन इससे परेशान होने की बात नहीं है। जो जो फॉलिकल्स होते हैं वो रहते हैं अंदर, है ना। तो ऊपर से तो हेयर सड़ जाएंगे, लेकिन अंदर से हेयर फॉलिकल्स रहेंगे। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन करें और अपने स्ट्रेस पे काम करें तो हेयर ग्रोथ आ जाएगी। और अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि टेस्टोस्टेरोन होने के कारण, या जेनेटिक को कहते हैं कि जेनेटिकली लोगों को एलोपेशिया होने लगता है, मोस्टली मेल्स में, तो उसके लिए तो आपको एक ट्राइकोलॉजिस्ट यानी एक हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं ये अपने बेटे को? मोटिवेशन, देखिए, अब बच्चा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि इस एज में ही उसके बाल जा रहे हैं, तो वो अपनी सेल्फ इमेज अपने पीयर्स के बीच में, हो सकता है कोई बुली करता हो उसको, कोई किसी नाम से बुलाता हो, तो इस कारण उसका कॉन्फिडेंस पुअर होता है। तो पहले तो ये है कि भाई जो हेयर झड़ रहे हैं उसके बारे में उसको ध्यान दें कि भाई वो ना झड़े, तो डॉक्टर को दिखाएं। जी। अगर फिर भी झड़ रहे हैं तो बच्चे को काउंसलिंग करें कि भाई हेयर्स आर नॉट एवरीथिंग। हेयर्स जी। है तो सुंदरता है, लेकिन सुंदरता और भी चीजों से है लाइफ में, सिर्फ एक हेयर्स पे ही सुंदरता नहीं है। तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड ना हो सिर्फ हेयर के बारे में सोचने के लिए, बजाय वो अपने ओवरऑल पर्सनालिटी और डेवलपमेंट के बारे में सोचें। उसको एग्जाम्पल्स दें जो सोसाइटी में है, जो लोग बाल्ड रहे हैं लेकिन बहुत सुंदर दिखते थे और उनको लोग बहुत एडमायर करते थे। तो पॉजिटिव रहने के लिए उसके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पकड़िए कि कहाँ वो नेगेटिव, और वो हेयर्स को वो कितना नेगेटिवली ले जा रहा है, तो कौन सा वो सोच है उसका जो नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग पैदा कर रहा है, उस पैटर्न को पकड़ के उसको बदलना पड़ेगा। जी। कभी कभी सीबीटी हेल्प कर सकती है, किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाइए जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करता हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आप के सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जी डॉक्टर, जैसे आप लक्षण बता रहे थे, 5 आपने बताया कि ये हो सकते हैं, कुछ और भी लक्षण यहाँ पर हैं, वो क्या हैं और कैसे इन लक्षणों को जो है जानने के बाद इन पर काबू किया जा सकता है? जी, एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो हमारे पास ज्यादातर आते हैं, वो है मूड डिसऑर्डर के, जो कि बाइपोलर होते हैं। जी। अब बाइपोलर एक कंडीशन है जिसमें कि डिप्रेशन भी होगा और उन्माद की स्थिति भी आएगी। उन्माद यानी मेनिया, इंग्लिश में मेनिया कहते हैं, हिंदी में उन्माद कहते हैं। तो मेनिया के जो पेशेंट होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है, वो डिप्रेशन के जस्ट अपोजिट होगा। वो बहुत ज्यादा बोलेगा, वो बहुत ज्यादा बात करेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, गुस्सा करेगा, वो बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सप्रेस करेगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, वो हो सकता है बहुत समाज सेवा करे, हो सकता है बहुत धर्म के बारे में बात करे, बहुत राष्ट्र के बारे में बात करे। बिल्कुल, इन दोनों परिस्थितियों में कौन सी परिस्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, इस पर हम जानेंगे आपसे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, केशव रेवाड़ी से जुड़े हैं। स्वागत है आपका केशव, क्या है समस्या, बताएं। हाँ जी, मेरी समस्या ये है कि मेरी 18 साल की उम्र में वो आंखें खराब हो गई थी। डॉक्टर ने गलत दवाइयां देने से मेरी जो स्टेरॉइड डाल दिया ज्यादा 1 साल तक, तो एक आंख तो मेरी तभी खत्म हो गई, दूसरी आंख बड़ी मुश्किल से बची एम्स के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, तब तो मेरे को थोड़ा दिखता था आंखों को, मैंने आड़े नहीं आने दिया कि नहीं आंख ही सब कुछ ही नहीं होती। मैंने जीने का जज्बा सीखा, मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने परिवार के लिए जीऊंगा। अगर मैं यहाँ पर हार गया, थक गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं सही चलता रहा, सब कुछ सही हो रहा। अब मैंने ये जो 80 के अंदर मेरी आंखें खराब हो गई थी, राइट और लेफ्ट के अंदर बची थी कोई 60% रोशनी, उससे ही मैं कर रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि 2012 के अंदर मेरी आंखों की ज्योति एकदम चली गई और इसमें फटने के लिए
तो मैं तब से डिप्रेशन चल रहा हूँ कि मेरी दूसरी आंख में भी वही प्रॉब्लम बता दी, क्योंकि एम्स के अंदर ही मैं जो है वहीं पर पुतली फट गई थी। अब मैं चक्कर काट रहा हूँ डॉक्टर को, और 23 मार्च 2020 को मेरी वो पुतली डली उसकी जगह, और जो है सक्सेसफुल नहीं आई। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई कुछ भी नहीं बचा जिससे, और मैं घर में ऐसे ही रहता हूँ, एक तो बिल्कुल कैद में जैसे पिंजरे के अंदर रहता है। तो आप जो है, मैं डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ, और बस ये नींद नहीं आती मुझे बगैर लिए उनको, और मैं जग जाता हूँ, मेरे डर बना रहता है मेरे में कभी तू क्या होगा। हम पति पत्नी के कोई बच्चा भी नहीं है, और तो हमारा जीव अब ये डर है, ये सता रहा है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब, इन्हें क्या करना चाहिए? बहुत इन्होंने बताया कि इनके साथ दुखद ये घटना घटित हुई, और इसको लेकर अब ये कितना ज्यादा चिंताओं से घिर चुके हैं। जी देखिए, दुखद है कि किसी की आंख होती थी और फिर अब नहीं है, और वो अब अपने रोजमर्रा के कार्य नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से वो कर पाता था। जी। दूसरा, उन्होंने जैसे बताया उनकी लाइफ में और भी स्ट्रेस है, बच्चा नहीं है, अब वो लोनलीनेस फील करते हैं, अपने में अकेले रहते हैं। तो देखिए, जैसे स्ट्रेस सबकी लाइफ में अलग अलग आता है, इनकी लाइफ का ये स्ट्रेस है। अब इनके ब्रेन को इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है जी। ये इनको सीखना पड़ेगा, है ना। कि अब मान लीजिए आगे डॉक्टर ने बताया है कि विजन लॉस हो ही रहा है, और हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि आगे पूरी तरीके से विजन चला जाए। तो आगे जिंदगी मुझे कैसे काटनी है ना, इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, ये इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। और जहां आंखों का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा हो सकता है उसके लिए अपने को मोटिवेट रखें कि हो सकता है जहां पे दिखा रहे हो वहां सही ट्रीटमेंट ना हो रहा, जैसे मैंने बताया कि पहले डॉक्टर ने खराब कर दिया स्टेरॉइड डाल के, तो किसी और डॉक्टर के पास जाएं, या किसी अच्छी सेंटर पे जाएं जहाँ पे कि इनकी आंखों का हो सकता समाधान। लेकिन जब डिप्रेशन में बहुत रहेंगे तो ये भी चीजें नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें और किसी अच्छी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएं। और अगर ये मान के चले कि अभी ऑप्शन खत्म नहीं हुए हैं, अभी विकल्प खुले हुए हैं, और आगे अगर बिल्कुल अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको पॉजिटिव सोचना ही है, वरना नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो कभी भी हिम्मत ना हारे। अगर ये आंख जा भी रही है या कोई बीमारी है जो कि क्योर नहीं हो रही है, तो उसके अलावा क्या आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में सोचें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ADHD ये भी एक प्रकार है मनोरोग का, ये क्या है, किस तरीके का है और इसका निवारण क्या है? ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, मोस्टली 2.5-3 साल की उम्र में बच्चों में नजर आता है। इसमें बच्चों के अंदर ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जी। तो अटेंशन डेफिशिएंट यानी कि किसी भी काम को ध्यान केंद्रित करके करने की क्षमता में कमी, और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि उसके अंदर बच्चे के अंदर एक तो ध्यान नहीं लगा पाता किसी काम में बहुत ज्यादा, और कोई भी चीज को करने में बहुत जल्दबाजी रहती है, और हाइपर एक्टिविटी रहती है यानी कि वो बहुत जल्दी में रहता है। तो वो बच्चा जो है स्कूल में जब जाएगा या घर में भी होगा तो वो घर पे टिक के नहीं बैठेगा, सुबह से लगेगा जैसे चाबी भर दी है तो जब तक चाबी खत्म नहीं हो गई तब तक वो भाग रहा है जी, तब तक वो रुक नहीं रहा है। दूसरा कि अगर किसी चीज के लिए उसको दिया जाएगा तो वो बहुत देर तक वो करेगा नहीं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई गेम हो, उसका दिमाग उससे डिस्ट्रैक्ट होकर के दूसरी चीज में चला जाएगा जी। कहीं जाएगा तो वो उस घर में एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, पूरा एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करेगा, कोई चीजें फेंके तोड़े। तो ऐसे बच्चों के माँ बाप जो होते हैं बड़े बर्डन हो जाते हैं, बच्चों को संभालने में बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं, और उनको सोचता नहीं कि इस बच्चे को क्या करें, कहाँ ले जाए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो उसको जितना दौड़ाएं खिलाएं गेम्स में डालें तो वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो थक के सो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस इतना हो चुका है कि वो एक्टिविटी लेवल उसका कम नहीं होता। डॉक्टर, ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसको लेकर कितनी टेंशन? खतरनाक तो नहीं है ये, लेकिन उसकी लाइफ में प्रोग्रेशन, उसका जो कैरियर है, जो पढ़ाई है, स्कूल है,
वो सब हैम्पर्ड हो जाएगी। वो बच्चा मानसिक आगे विकास स्कूल में बाधा ये डाल सकता है बच्चे के। मानसिक विकास में बाधा डाल सकता है, डॉक्टर, इंटेलिजेंस कुछ हो और सकता है, दर्शक हमारे नॉर्मल। साथ जुड़े हैं और हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आकांक्षा दिल्ली से जुड़ी हैं, विकास मिर्जापुर से जुड़े हैं। आकांक्षा, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। जी जी, मेरा छोटा भाई है, उसका प्लेसमेंट सेशन चल रहा है, तो क्या चल रहा है? वो अपनी प्लेसमेंट सेशन कॉलेज कैंपस का, अच्छा हाँ तो वो उसको लेके बहुत परेशान है। मतलब रात में नींद नहीं आती है और कोरोना को लेके भी बहुत डरता है कि प्लेसमेंट्स में कैसे जाऊंगा, कैसे कॉलेज में इंटरेक्शन होगा, पढ़ने में भी इश्यूज आते हैं, पता नहीं कितना मेरा हार्डवर्क काम आने वाला है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उसके लिए, मुझे क्या उसको कैसे गाइड करना चाहिए? जी। तो देखिए, पढ़ाई तो उसने की है, कैंपस प्लेसमेंट होने वाला उसका, तो उसको फियर क्या है, क्या चीज वो सोचता है? या तो देखिए कोई एक्सपेक्टेशन है उसकी अपने से, उसकी फैमिली से उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, जो किसी एक्सपेक्टेशन का लोड लेके चल रहा है। अगर वो एक्सपेक्टेशन के लोड को लेकर के चलेगा तो वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ नहीं पाएगा, और उसी से टूट करके, मतलब एक मेंटल लोड है आपने ले रखा है, तो उस मेंटल लोड को उठाने की अगर क्षमता नहीं होगी तो फिर आप चिड़चिड़ाएंगे आप, या फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो उस लोड को हटाना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए। आप देखिए कि क्या आपके साथ वाले जो लोग हैं वो कैसा फेयर कर रहे हैं, उनकी कैसी जॉब लग रही है, या इस सिनारियो में जो जनरल सिनारियो चल रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है तो लोगों को कैसी जॉब ऑफर हो रही है, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। जब आप कंपेयर करेंगे दूसरों से अपने को, तो आप पाएंगे कि नहीं, यू आर नॉट डूइंग दैट बैड, और यू इवेल्युएट योरसेल्फ, अपने को इवेल्युएट करें कि कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ, मेरा कॉलेज परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो वैसे आप जब जज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अगर मिर्जापुर से विकास हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी जल्दी से अपनी बात आप रखें। विकास, चलिए लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। एक आखिरी में आपसे चाहूंगी कि यहाँ पर हमारे दर्शकों को आप कुछ सजेस्ट करें कि अगर इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं या थोड़ा सा अपने बिहेवियर को लेकर वो खुद सोचते हैं कि चेंज हो रहा है, तो उन्हें किस तरह से आगे काम करना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। जी देखिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ डेवलप करना हमारा लक्ष्य है। हम लोग चाहते हैं कि लोग पॉजिटिव रहें, लाइफ में इम्प्रूव करें। तो एक तो अपनी हैबिट्स अच्छी रखें, अल्कोहल, सिगरेट इनसे दूर रहें, टबैको से दूर रहें। दूसरा ये है कि मेडिटेशन, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वेट को अंडर कंट्रोल रखें। दूसरा, सोशल मीडिया और गैजेट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना डेवलप करें जी, और ट्राई करें कि रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाएं बजाय वर्चुअल फ्रेंड्स बनाने के। फेसबुक और इंटरनेट का यूजेज अपना कंट्रोल रखें और अपने काम पे ध्यान दें। जी, द मोर यू वर्क द मोर यू प्रोग्रेस, और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुण निगम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मानसिक रोग का कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता है, इसके कारण और प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सही वक्त पर समस्या का पता लगने और इलाज से मानसिक रोग जैसी गंभीर समस्याओं से आप छुटकारा आसानी से पा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।